हाँ दोस्तों, क्या आप भी अंतराल बुक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके 2 नंबर और 3 नंबर के जो भी प्रश्न कल के पेपर में छपे अंतराल के वो आपको एग्जैक्ट मिल जाए? तो बिल्कुल ये क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि आज की इस क्लास में टोटल 15 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो पूरे अंतराल के तीनों चैप्टर्स को कवर करते हैं। दोस्तों, हमने पिछले सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया है, 2024, 2025 और साथ ही साथ 2026 का हमारा जो मॉडल पेपर है। इन तीनों पेपर्स के एनालिसिस के बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस साल के लिए बनते हैं वही प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगा। दोस्तों, ये 15 प्रश्न आपको कंप्लीटली देख लेने हैं। पहला प्रश्न देखो, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं कि डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट प्रश्न कभी नहीं आता जो आप सोचोगे कि पासबुक या किताब में छपे हुए प्रश्न परीक्षा में आ जाए। हिंदी साहित्य में ऐसा नहीं होता है, तो उसके लिए हमने स्पेशली ये क्लास रेडी करी है। पहला प्रश्न देखो कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। नायक राम के इस कथन का आशय क्या है? पहली बात तो ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर आता है कि ये कथन किसका है तो नायक राम का है, ध्यान रखना है। और बड़ा प्रश्न आता है कि भाई नायक राम के इस कथन का आशय क्या है, तो दोस्तों आपको उत्तर ये लिखना है कि नायक राम का आशय था कि झोपड़ी में आग किसी बाहरी कारण या चूल्हे की चिंगारी से नहीं लगी है। किसी ने पूछा था ना कि भाई सूरदास, तूने चूल्हा तो ठंडा किया था ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे चूल्हे से ही आग लगी हो? तो नायक राम ने कहा नहीं भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चिंगारी चूल्हे से नहीं लगी है, बल्कि यह दुश्मनों की जानबूझकर की गई साजिश है। अब सबको पता था कि सूरदास का दुश्मन कौन है, भैरव, और साथ ही साथ जगदर उसका साथी था। तो लोगों को पहले ही डाउट था कि भैरव या जगधर दोनों में से किसी ने आग लगाई है। तो ये एक हिंट था, उसी समय पता चल गया था। यह उनके ईर्ष्या और बदले की आग थी जो सूरदास का घर जलाकर ही शांत हुई। इस कथन का आशय दोस्तों ये है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न यह है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई और रुपयों की थैली क्यों चुराई? भाई भैरव की ऐसी क्या दुश्मनी थी सूरदास से? वो सूरदास के पीछे हाथ धोकर धोकर के क्यों पड़ा हुआ था कि उसने उसका इतना नुकसान कर दिया? तो बात याद है ना आपको कि भैरव अपनी पत्नी सुभागी के सूरदास की झोपड़ी में छिपने से क्रोधित था। एक दिन भैरव अपनी पत्नी को मार रहा था और भैरव की पत्नी का नाम सुभागी था। सुभागी बचने के लिए दौड़ते दौड़ते सूरदास की झोपड़ी में छिप गई थी और सूरदास ने उससे बचाया था, मारने नहीं दिया था। बस उसी दिन से भैरव सूरदास के पीछे हाथ धोकर के पड़ गया और वो उससे बदला लेना चाहता था, वो उसे रुलाना चाहता था, और इसीलिए वह सूरदास को रुलाना, उसे तड़पाना और अपनी बदनामी का बदला लेना चाहता था। और इसीलिए उसने झोपड़ी जला दी और उसके 500 से अधिक रुपए की पोटली चुरा ली थी। नेक्स्ट प्रश्न, आगे बढ़ो दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा तीसरा प्रश्न है, और वो प्रश्न ये कहता है कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। याद है आपको कि जब सूरदास सुबह उठा, मतलब रात को तो भाई जैसे तैसे करके सो गए, सुबह उठ करके उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि मेरी चांदी के रुपए अगर पिघल भी गए होंगे ना तो वो चांदी तो बचेगी ना, चांदी तो कहीं नहीं जाएगी। तो उसने ढूंढना शुरू किया, धीरे 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 जब नहीं मिला तो पूरा राख का ढेर भी वहां पे लगा दिया, लेकिन सब कुछ जल करके समाप्त हो चुका था, पोटली वहां से गायब हो चुकी थी। और तब कहा कि ये जो ढेर था ना, ये जो राख जो बची थी, जो राख का ढेर लगाया था ना, वो राख जो है वो उस फूस की राख नहीं थी, बल्कि उसकी समस्त इच्छाओं की भी राख थी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा क्या थी? झोपड़ी के साथ सूरदास की उम्र भर की कमाई यानी उसकी रुपयों की पोटली भी खो गई थी, और यही उसकी अभिलाषाएं भी इसके साथ चली गई थी। इसकी अभिलाषा मतलब उसकी इच्छाएं। उन रुपयों से वह बहुत कुछ करना चाहता था। वह गया जाकर के पितरों का पिंडदान करना, वह अपने भाई के बेटे मिठुआ का ब्याह करना, और साथ ही साथ एक कुआं बनवाने की अभिलाषा रखता था, जो सब कुछ उस पोटली के साथ खत्म हो गया। ये राख उसी अधूरे सपनों की राख थी। इसलिए कहा है कि ये राख फूस की नहीं थी, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की भी राख हो गई थी, उसकी इच्छाओं की भी राख हो गई थी, क्योंकि बिना पैसे के इंसान क्या कर सकता है भाई। चौथा प्रश्न देखो कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों जगा।
दोस्तों हम प्रत्येक टॉपिक के 5-5 प्रश्न कर रहे हैं। 5 प्रश्न सूरदास की झोंपड़ी के, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के हम प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न एक बार फिर से सोचो कि जगधर के मन में किस तरह का ईर्ष्या भाव जगा और क्यों जगा। जगधर भैरव का दोस्त था। वो जब भैरव के पास गया और उसने भैरव ने उसे पोटली दिखाई ना, रुपयों की पोटली दिखाई, तो इसका ईर्ष्या भाव जो है वो थोड़ा सा बदल गया। सुनो कि जगधर को इस बात की गहरी ईर्ष्या थी कि भैरव के हाथ बिना मेहनत के 500 रुपए लग गए और अब वह मौज उड़ाएगा। उसे लगता था कि वह खुद बेईमानी यानी कम तोलता है, मिलावट करता है, करने के बाद भी हमेशा गरीब ही रहता है, और इसे बैठे बिठाए पूरे 500 से अधिक रुपए मिल गए। तो अब जब दोस्त के पास ऐसा हुआ कि कल को तो दोनों एक जैसे थे, लेकिन आज अगर वो उसके पास इतना पैसा आ गया, भले बेईमानी से आया हो लेकिन इतना पैसा आ गया ना, तो उसी से उसके मन में ईर्ष्या जागृत हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन 5वां प्रश्न है दोस्तों कि तुम खेल में रोते हो, घीसू के इस कथन का सूरदास पर क्या प्रभाव पड़ा। पहली बात तो ये प्रश्न वन लाइनर में या फिर छोटे प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तुम खेल में रोते हो, तो ये कथन घीसू का है। एक्चुअली हुआ ये था कि घीसू और मिठुआ दोनों साथ में खेल रहे थे और खेल खेल में शायद घीसू ने मिठुआ को मार दिया, तो मिठुआ रोता हुआ घर की तरफ आ रहा था, सूरदास की तरफ आ रहा था। अब उसी समय जब वो रोता हुआ आ रहा था और उसके पीछे घीसू था, तो घीसू ने कहा कि हम तो खेल रहे थे, तुम खेल में रोते हो। तो जैसे ही ये कथन सूरदास के कानों में पड़ा, तो सूरदास ने कहा, हाँ, बच्चे भी खेल में रोने को बुरा मानते हैं। भाई बच्चे भी खेल खेल में अगर कोई रो लेता है तो उसे बुरा मानते हैं, वो नहीं चाहते। तो ये जिंदगी भी तो एक खेल है, मेरा झोंपड़ा जल गया तो ये भी तो एक खेल है, और खेल में रोना अच्छी बात नहीं है। तो उसे फिर से एक जिजीविषा उत्पन्न हुई उसके मन में। तो आपको क्या लिखना है कि घीसू की इस बात ने सूरदास के निराश मन में नई ऊर्जा भर दी। उसे एहसास हुआ कि सच्चे खिलाड़ी हारने पर रोते नहीं हैं, बल्कि मैदान में डटे रहते हैं। यह सोचकर वह राख उड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ और 100 लाख बार झोंपड़ी बनाने का निश्चय किया। इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। चलिए दोस्तों, टॉपिक हमारा चेंज हुआ और अब हमारा अगला टॉपिक आ गया है। अगला हमारा टॉपिक आ गया है दोस्तों, बिस्कोहर की माटी, विश्वनाथ त्रिपाठी का लिखा हुआ चैप्टर। क्या है कि कोयया किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। दोस्तों इस पार्ट में से ऐसे ऐसे शब्द हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, क्या क्या चीज याद रखोगे। इसीलिए जो मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूं ये आपके लिए जरूरी है, आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ लेना। दोस्तों कोयया एक प्रकार का जल पुष्प है जिसे कुमुद या कोका बेली भी कहा जाता है। ये छोटे प्रश्नों में भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी यहां से बन सकता है, इसलिए ध्यान देना, इस प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना। यह मुख्य रूप से शरद ऋतु में पानी के गड्ढों या रेलवे लाइन के किनारे खिलता है और इसकी गंध बहुत ही मनमोहक होती है, बहुत ही आकर्षक होती है। तो ये होता है कोयया। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक तो बनता है भाई, जल्दी से कर दो एक लाइक, और अगर लाइक करते हो तो हाइप भी कर दो, ताकि आपके जैसे आवश्यकता वाले और बच्चों के पास एक क्लास पहुंच जाएगी। जल्दी से वीडियो को हाइक कर लीजिए। आपको लगता है कि हम आपके लिए वास्तव में मेहनत कर रहे हैं, आपके कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, हाइप जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपका कोई साथी है तो उसकी भी मदद करिए। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कवि यहाँ पर देखो, कवि लेखक की नजर कैसी पैनी है, जहां देखता है ना कवि वहां से वो तुलना कर लेता है कि जिस प्रकार बतख अपने पंख फैलाकर अंडों को बड़ी सतर्कता और कोमलता से दुनिया और कौवे की नजरों से बचाती है, ठीक वैसे ही एक मां भी अपने बच्चे को आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है और पूरी ममता के साथ उसकी रक्षा करती है। इसीलिए दोनों माताओं की तुलना यहां पर लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने की है। विश्वनाथ का ही दूसरा नाम विश्वनाथ त्रिपाठी है। दोस्तों अपने आप को विश्वनाथ कहकर के बुलाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला थोड़ा सा लोकल भाषा का शब्द भी है। फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं। बताइए, बिस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बताइए। दोस्तों देखो, ग्रामीण जीवन में कई फूलों का उपयोग दवा के रूप में होता है। जैसे नीम के फूल और पत्ते चेचक के रोगी के पास रखे जाते हैं। इसी तरह बसंत में आने वाले बेर का फूल सूंघने से ततैया यानी बर्रे का डंक झड़ जाता है। तो ये जो है ना, ये परीक्षा में आया हुआ है। ततैया, बर्रे का डंक झड़ जाता है कौन से फूलों से, तो जो फूल आते हैं ना यहाँ पे बसंत में आने वाले बेर के फूल से सूंघने से। तो इस तरीके के जो है वो इंपोर्टेंट शब्द और
आपको वर्ड्स ध्यान रखने हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न क्या कहता है कि गांव में सांपों को लेकर क्या मान्यता थी और क्या डर था और क्या मान्यता थी। तो गांव, कौन सा गांव? बिस्कोहर की माटी गांव का नाम बिस्कोहर की माटी है, और जो उनकी आत्मकथा है उसका नाम है नंगा तलाई का गांव। ध्यान रखना, उल्टे सीधे नाम है इसलिए याद रखना। गांव में डोढ़ा और मजगिदवा सांपों की मजगिदवा सांपों को विषहीन माना जाता था। मतलब ये जो ऐसे सांप थे ना दो, इसमें जहर नहीं था। डोढ़ा को तो वामन जाति का मानकर मारा भी नहीं जाता था। वामन मतलब ब्राह्मण है ना, नहीं मारा जाता था। जबकि गौवन यानी फैंटारा और घोर कड़ाइच को बहुत ही खतरनाक जानलेवा माना जाता था। तो कौन से जानलेवा है, कौन से विषहीन है, ऐसे 4 नाम याद रखना है आपको। अगर सांपों के बारे में प्रश्न आता है तो यहां से आपको लिख देना। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, 10वां प्रश्न है, गर्मी और लू से बचने के लिए गांव में क्या क्या उपाय किए जाते थे। तो गर्मी से बचने के लिए और लू से बचने के लिए दोस्तों गांव में धोती या कमीज में गांठ लगा करके प्याज बांधा जाता था। इसके अलावा कच्चे आम को भून करके उसका पन्ना यानी शरबत पिया जाता था। शरीर पर लेपना और कच्चे आम उबालकर सिर धोना सबसे प्रमुख उपाय थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक बार फिर से, मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर, चैप्टर हमारा चेंज हुआ है। इस कथन से क्या आशय है दोस्तों? इस कथन से आशय है कि यह कहावत का आशय मालवा की ऐतिहासिक संबद्धता और समृद्धि से है। पहले मालवा की धरती इतनी उपजाऊ और समृद्ध थी कि वहां हर कदम पर भोजन और प्रचुर मात्रा में शुद्ध जल उपलब्ध रहता था। इसीलिए मालवा के बारे में यह कथन कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो कि अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। इसके कारण बताइए, क्या कारण है? तो अब कारण इसका यह है, मुख्य कारण है कि औद्योगिक विकास और खाऊ उजाड़ू सभ्यता, अमेरिका और यूरोप से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों के कारण धरती का तापमान बढ़ गया है। इससे मौसम का चक्र पूरी तरह से बिगड़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि हमारी आज की सभ्यता नदियों को गंदे पानी के नाले में क्यों बहा रही है। दोस्तों लिखना है कि आज के अंधाधुंध औद्योगिक विकास के कारण कल कारखानों और शहरी बस्तियों का गंदा पानी बिना साफ किए सीधे सिप्रा और चंबल और गंभीर जैसी सदा नीरा नदियों में छोड़ा जाता है। इससे ये पवित्र नदियां अब प्रदूषित नाले की तरह बन गई हैं। दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड बिल्कुल प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसीलिए आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखो कि लेखक ने आधुनिक औद्योगिक सभ्यता को खाऊ उजाड़ू सभ्यता या अपसभ्यता क्यों कहा है। तो याद रखना कि लेखक के अनुसार पश्चिमी तर्ज पर आधारित यह सभ्यता प्रकृति का सिर्फ दोहन करना जानती है। इसने विकास के नाम पर पर्यावरण को नष्ट कर दिया, धरती का तापमान बढ़ा दिया और हमारी संस्कृति और नदी तालाबों को उजाड़ दिया। तो दोस्तों ये हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो इस साल के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है कि मालवा में पहले राजा महाराजा पानी का प्रबंधन कैसे करते थे। आज के इंजीनियरों से तुलना करते हुए आपको लिखना है कि उस समय की जो विख्यात महाराजा विक्रमादित्य और भोज जैसे राजाओं को पता था कि मालवा के पठार पर पानी को रोकना बहुत मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने बड़ी संख्या में तालाब और बावड़ियां बनवाई थी, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ में जल को जीवंत रखा जा सके। तो दोस्तों ये हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक किस विषय पर चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपके लिए कंटेंट बना दूंगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।